नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी दौरे पर रहे। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बीजेपी ने पूरी तरह से कमर कस ली है अपनी, और इसी क्रम में आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गाजीपुर पहुंचे, जहां पर उन्होंने चुनाव का शंखनाद कर दिया है। आज गाजीपुर की धरती पर पहुंचकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि यह उनका सौभाग्य है कि ये वो धरती है और आज वो उस धरती पर पहुंचे हैं जहां से सेना के जवानों की संख्या में अगर देखा जाए तो अच्छी खासी तादाद हो। इसके साथ ही केंद्र सरकार की तरफ से किए जाए कामों को लेकर के भी बखान किया गया। केंद्र सरकार ने किस तरीके से कौन कौन से जनता के हित में काम किए। जेपी नड्डा ने यह भी कहा कि दरअसल अब देश का डंका दुनिया में बजता नजर आ रहा है। गाजीपुर से क्यों शंखनाद किया है राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने, इसको समझने के लिए आप इस रिपोर्ट को देखिए। 2024 की तैयारी कौन किस पर पड़ेगा भारी। बीजेपी ने फूका मिशन 2024 का बिगुल। पूर्वांचल से मिशन 2024 का किया शंखनाद। जेपी नड्डा ने बाबा विश्वनाथ का लिया आशीर्वाद। यूपी के गाजीपुर में गरजे जेपी नड्डा। गाजीपुर से लेकर गाजियाबाद तक कमल खिलाने का संकल्प लिए बीजेपी के कप्तान यूपी की पिच पर उतर चुके हैं। मिशन 2024 के लिहाज से यूपी को फतह करना इतना आसान नहीं है, तभी तो कमान खुद नड्डा ने अपने हाथों में संभाल रखी है। पूर्वांचल से मिशन 2024 के आगाज की वैसे तो कई मायने हैं। जातीय गणित की गोटियों के साथ ही साथ सपा की साइकिल की रफ्तार और बीएसपी के हाथी की हुंकार को भाप नड्डा संगठन के किले को दुरुस्त करने में जुट गए। वैसे तो कांग्रेस भी अपनी सियासी जमीन तैयार करने में जुटी हुई है। दिल्ली में मंथन के बाद अमृत हाथ में लिए नड्डा ने यूपी की जमीन पर कमल खिलाने का संकल्प लिया, क्योंकि मोदी का सबसे बड़ा मत इस बार मुस्लिम वोटों को भी साथ लाने का है, और इसी संदेश को लेकर नड्डा यूपी पहुंचे हैं। वैसे तो इससे पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उत्तर प्रदेश के 2 दिनों के दौरे के लिए गुरुवार रात वाराणसी पहुंच चुके थे, जहां नड्डा ने काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद गाजीपुर कूच किया। वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव तक पार्टी अध्यक्ष के रूप में विस्तार मिलने के बाद नड्डा का यह पहला दौरा है। ऐसे में गाजीपुर में नड्डा के तेवर बतला रहे थे कि बीजेपी किसी भी कीमत पर यूपी को हल्के में नहीं लेगी। 2019 के चुनाव में जिन सीटों पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था, उनको फतह करने की कवायद में जेपी नड्डा और सीएम योगी आदित्यनाथ गाजीपुर में गरजे हैं। पार्टी का इस बार पिछली बार हारी सीटों पर ज्यादा फोकस है। गाजीपुर भी ऐसी ही सीट है। यहाँ से बीएसपी के अफजल अंसारी चुनाव जीत गए थे। पूर्वांचल में बीजेपी को जौनपुर, घोसी और लालगंज सीट पर बिहार का सामना करना पड़ा था। लोकसभा ही नहीं, विधानसभा चुनाव 2022 में भी गाजीपुर की सभी 7 सीटों पर बीजेपी को हार मिली थी। मुस्लिम और पिछड़े समाज पर नजर। इन सभी दलों की तैयारियों में सबसे रोचक बात यह है कि ये सभी दल इस बार मुस्लिम वोटों को अपनी तरफ खींचने में जुटे हुए हैं। बहरहाल सभी सियासी दल 2024 की तैयारी में अभी से ही लग गए हैं। यह पहला मौका है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक ने यह कहा है कि पढ़े लिखे मुसलमानों तक अपनी बात पहुंचाएं, मुस्लिम समाज के बारे में गलत बयानबाजी न करें, पार्टी के नेता बेवजह के बयानों से बचें और पार्टी कार्यकर्ता मुस्लिमों के बीच जाए। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा ने यूपी के उन इलाकों में दस्तक दी जो मुस्लिम और दलित बाहुल्य है। न्यूज डेस्क, इंडिया वॉइस। और 2024 के चुनाव को लेकर के सभी राजनीतिक दलों ने पूरी तरह कमर कस ली है। राजनीतिक दल के प्रवक्ताओं, नेताओं की क्या कुछ प्रतिक्रियाएं हैं, पहले वो भी आपको सुनवा देते हैं। भाजपा को जनता अब नकार चुकी है। नौजवान, किसान, महिलाएं, आम आदमी सबकी महंगाई से, बेरोजगारी से और तानाशाह जो सरकार है उससे कमर टूट चुकी। जनता 2024 में बदलाव करने जा रही है। मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ और श्री जेपी नड्डा जी दोनों की बातों का कोई असर होने वाला नहीं। अब लगातार जो कांग्रेस पार्टी जनता के मुद्दों पर लड़ाई लड़ रही, जनता उस पर वोट करेगी और 24 में भाजपा को हराएगी।
जिस दिन से आदरणीय अखिलेश यादव चाचा श्री शिवपाल यादव जी के घर गए, उसके बाद से ही भारतीय जनता पार्टी लगातार सक्रिय दिख रही है। लेकिन 2024 का चुनाव जनता तय करेगी। बजट सत्र के बाद लोकसभा क्षेत्र में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जमीनी स्तर पर उतरकर जनता से मिलेंगे। 2024 में 80 सीटों पर साइकिल चलेगी, कमल मुरझाएगा। जनता के साथ संवाद के साथ साथ भूतपूर्व सैनिकों से भी संवाद कार्यक्रम रखा गया है। उसके साथ एक बूथ अध्यक्ष के घर भी माननीय अध्यक्ष जी जाएंगे और वहां पे बूथ अध्यक्षों से मिलेंगे और कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। और यह अब उत्तर प्रदेश में यह सिलसिला शुरू हो गया है कि आदरणीय नड्डा जी, मोदी जी, अमित शाह जी, योगी जी के नेतृत्व में अब रैलियां होंगी, सम्मेलन होगा कार्यकर्ताओं के बीच। पार्टी के सारे पदाधिकारी और सरकार में जो मंत्रीगण हैं सब लोग जनता के बीच जाएंगे और काम शुरू गए। आज से वो माहौल बनेगा कि लोगों के बीच जाकर के उनके साथ काम करना है, लोगों के बीच जाना है, उनकी समस्याओं को सुनना है और उसको निराकरण करना है। साथ में आदरणीय नड्डा जी की इस शुरुआत से ये भी होगा कि जो बड़ी बड़ी परियोजनाएं सरकार कर रही हैं उनके भविष्य में शिलान्यास और उद्घाटन भी होंगे। तो आपने सुना सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को और किस तरीके से तैयारियों में जुट गए हैं राजनीतिक दल। अब इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, आपका तारुफ करा देते हैं। भुवन जोशी जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। भुवन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पर। डॉक्टर शशिकांत तिवारी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। शशिकांत तिवारी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पर। मनोज मिश्रा जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज मिश्रा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शशिकांत तिवारी जी, आपका रुख करेंगे। आज आपने शंखनाद कर दिया है 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्वांचल से इसकी शुरुआत की है। कितनी आसान मान रहे रहा, क्योंकि 2014 के मुकाबले में 2019 में कहीं ना कहीं आपको झटका लगा था। देखिए योगेश जी, भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नड्डा जी आज गाजीपुर में आए हुए हैं, जनता के साथ मिल रहे हैं। वहाँ जनसभा हो रही है, लोगों से मिल रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। योगी जी के नेतृत्व में पूरा उत्तर प्रदेश जिस तरीके से विकास के रास्ते पे बढ़ रहा है, वो उससे गाजीपुर अछूता ना रह जाए। क्योंकि पिछले कई दशकों से जैसा कि देखा गया कि वहाँ पे माहौल जो है किस तरीके से रहा है, तो माफियाओं का ने अपने माहौल बना रखा था। माफियाओं ने बता रखा था कि किसी और तरीके से राजनीति होती है, विकास की राजनीति की आवश्यकता नहीं है। वो सब भ्रम टूटेगा आदरणीय नड्डा जी के नेतृत्व में। आज वहाँ जो संवाद होगा, जो जनसभा होगी, हो रही है और लोग मिल रहे हैं और वहाँ कार्यक्रम शुरू हो गया है और लोग मिल रहे हैं। हमारे भूतपूर्व सैनिक, बहुत बड़ी बात कही आज माननीय नड्डा जी ने कि जिस धरती से हमारे सैनिक उपजते हैं और देश की रक्षा करते हैं, वो धरती आज गौरवशाली धरती है। जहाँ पे माननीय नड्डा जी ने कहा कि मैं जिस धरती पे आया हूँ वो गौरवशाली धरती है जो देश को, सैनिकों को देती है। लेकिन यहीं पर एक सवाल ये है कि देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब उत्तर प्रदेश की कमान संभाली, तभी से शुरुआती दौर से ही उनका ये साफ तौर पर संदेश था कि गुंडे माफियाओं की जगह उत्तर प्रदेश में नहीं है। आखिर कौन सी चूक हो गई, कहां पर आप चूक गए, जो कि 2019 हो चाहे 2017 हो, 2022 हो, दोनों आप डिफीट खा गए गाजीपुर में? हाँ, निश्चित रूप से रहा और वहां पे माफिया सफल रहे, लेकिन अब वो सफलता नहीं मिलेगी। क्योंकि पूरा गाजीपुर भी तो देख रहा है ना कि पूरा देश और प्रदेश किस तरीके से विकास के रास्ते पे चल रहा। गाजीपुर के लोगों को अब एहसास होगा और हो रहा है कि किस प्रकार से उत्तर प्रदेश तो विकास की राह पकड़ लिया आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में, और यहाँ पे माफियाओं ने किस तरीके से भ्रम फैला करके और वो जीत जाते थे। वो चीजें अब नहीं रहेंगी। और या आज से नड्डा जी जब आ गए हैं और नड्डा जी जिस प्रकार वहाँ के लोगों से जुड़ रहे हैं, सैनिकों से जुड़ेंगे, सैनिकों से संवाद हो रहा है, वहाँ के अध्यक्षों से संवाद हो रहा है, तो आज से माहौल बदलेगा। और आगामी लोकसभा में आदरणीय मोदी जी ने कहा है कि 400 दिन बचे हैं, जनता की सेवा में हम लोगों को जाना चाहिए। और उसी से अब आज से हमारे उत्तर प्रदेश में भी सारे पदाधिकारी, सारे नेतागण, मंत्रीगण, सब लोग जनता की सेवा में 400 दिन लगेंगे। ये क्रम आज से शुरू हो गया। ठीक है भुवन जी, भारतीय जनता पार्टी तो ताबड़तोड़ बैठकों का दौर, रैलियों का दौर भी शुरू कर दिया, लेकिन वो सक्रियता समाजवादी पार्टी में दिखती नजर नहीं आ रही। वजह क्या है?
मैं आपको बताता हूँ, कोई भी युद्ध होता है या कोई भी चुनाव होता है, वो उसमें जो कार्यकर्ता और नेताओं का, सैनिकों का उत्साह अगर मनोबल बढ़ा हुआ है तो युद्ध को जीतने की, चुनाव को जीतने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। और भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव के रिजल्ट के बाद निश्चित तौर पे इनका मनोबल टूटा हुआ है। हमारे पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं का, नेताओं का, सबका उत्साह बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। इसके साथ साथ हमारी पार्टी के नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी कार्यकर्ताओं से मिलने हर जिले में जा रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे, लगातार वो हर जिले में जाने का काम कर रहे हैं। अन्य नेता भी निकले हुए, माननीय शिवपाल जी भी निकले हुए। तो निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी का जो कार्यकर्ता है, नेता है, वो बिल्कुल उत्साह से लबोलब है और यही हमारे जीत का कारण बनेंगे। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी 2024 में मैनपुरी का मॉडल लेकर जनता के बीच में जाएगी और मैनपुरी का मॉडल ही दिशा और दशा तय करेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ मैनपुरी का मॉडल क्या है। मैनपुरी का मॉडल है सौहार्द का, मैनपुरी का मॉडल है नफरत की राजनीति के अंत का, मैनपुरी का मॉडल है विकास का, और मैनपुरी का मॉडल है जो उत्तर प्रदेश की संस्कृति है, गंगा जमुना तहजीब का। और निश्चित तौर पे मैनपुरी के लोगों ने और खतौली के लोगों ने उत्तर प्रदेश की दिशा और दशा तय कर दी है और निश्चित तौर पे टूटे हुए मनोबल के साथ भारतीय जनता पार्टी जा रही है चुनाव में। और समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता उत्साह से लबोलब है और यही हमारी जीत का कारण बनेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश ने ये साफ मैंडेट दे दिया कि भारतीय जनता पार्टी की नफरत की राजनीति का अंत कोई कर सकता है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी। लेकिन उधर बहुजन समाजवादी पार्टी भी सक्रिय होती नजर आ रही। पिछले दिनों अपने जन्मदिन के मौके पर आपने भी सुना होगा मायावती का जो बयान सामने आया है कि दरअसल उन्होंने पूरी रणनीति बना ली है और वो किसी के साथ गठबंधन करने वाली नहीं है। और अगर इसकी तस्वीरों को भी हम देखें, क्योंकि वो अब जो नेता हैं, जो बड़े नेता हैं, उनको अपने पाले में लाने की कोशिश लगातार की जा रही है। वो चाहे गुड्डू जमाली का हम जिक्र करें, चाहे इमरान मसूद का हम जिक्र करें, प्रयागराज में ही देख लीजिए अतीक की पत्नी को भी अपने पाले में लाए। तो जो ये दिग्गज हैं, माफियाओं का जो कुनबा है, वो एक बार फिर से बसपा की तरफ जाता नजर आ रहा है। और अभी बीएसपी की जो नजर है वो समाजवादी पार्टी के उन नेताओं पे मुझे लगता है कि है जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, जिन्होंने इच्छा जाहिर कर दी, लेकिन अखिलेश यादव अभी उन तक चुनाव लड़ने का कोई संकेत ही नहीं दिए हैं। मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश की जनता ने 2022 के चुनाव को देखा और उपचुनाव को देखा। आज हर धर्म, हर जाति, हर वर्ग के लोगों में माननीय अखिलेश यादव जी के प्रति एक अटूट विश्वास बना है और ये चुनाव के परिणाम ने सिद्ध भी कर दिया। विधानसभा का भी चुनाव आपने देखा, खतौली का, आपने मैनपुरी का लोकसभा का चुनाव देखा। दोनों उपचुनाव से सरकार इनकी थी और ये हम दोनों चुनाव जीत के आए। और रामपुर का भी मैं जिक्र करूंगा कि क्यों हारे। वहां पर हम भारतीय जनता पार्टी से नहीं हारे, वहां पर हम लोग जो हारे वो हारे इनके शासन प्रशासन से। वो तो ठीक है, हमने सवाल ये पूछा कि क्या अपने उन नेताओं को बचा पाएंगे जिन पर अब बसपा की नजर है। देखिए, उनके 2022 में के चुनाव में और उसके बाद जो उपचुनाव हुआ उसमें उस पार्टी का वो किसके हिसाब से बैटिंग कर रहे हैं, किसके हिसाब से खेल रहे हैं, ये प्रदेश और देश में साफ संदेश है। हमें बोलने की आवश्यकता नहीं है। हम तो केवल जो पीड़ित है, जो शोषित है, जो किसान है, युवा है, जो परीक्षा लीक हो रही है, जो किसानों का अब तक गन्ना मूल्य निर्धारित नहीं हुआ है, किसानों के जो आय के दुगने वादे करे थे, हम उन लोगों मुद्दों को लेकर, हम जनता के मुद्दों को लेकर जनता की तो समझ नहीं रहे हैं, तो समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। शफीकुर रहमान साहब भी जो है आजकल बड़ी तारीफ कर रहे हैं बीएसपी सुप्रीमो की। वो साफ तौर पर कह रहे हैं, मुस्लिम हितैषी बता रहे हैं, तमाम सारी चीजें हैं। और शफीकुर रहमान साहब का और वहाँ के विधायक और पूर्व मंत्री का क्या कुछ चल रहा है वो मुझे लगता है आपके कुछ छिपा नहीं होगा। उनको आशंका कहीं ना कहीं इस बात की है कि आने वाले समय में कहीं अखिलेश यादव जो है लोकसभा के चुनाव में उनके सामने उनके प्रतिद्वंदी को न मैदान में उतार दे। मुझे लगता है कहीं ना कहीं डर है, इस वजह से बीएसपी की तरफ झुकाव नजर आ रहा है। ठीक है, समझने की कोशिश करेंगे। मनोज जी, मैं इसका जवाब दे दूं? हाँ ठीक है, 10 सेकंड में आप दीजिए, फिर मनोज जी के पास आते हैं। मैं आपको बहुत जिम्मेदारी बताता हूँ। हमारे यहाँ जो राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का जो आदेश हो जाता है वही हम सब कार्यकर्ताओं के लिए अध्यादेश होता है और पार्टी जिसको टिकट देती है हम सब कार्यकर्ता उसको जिताने को। और माननीय अखिलेश यादव जी हमारे नेता है और साइकिल हमारा चिन्ह है। हमें दो चीजों के अलावा तीसरी चीज की सुध नहीं रहती है। ठीक, मनोज जी, अगर भारतीय जनता पार्टी का हम जिक्र करें तो ताबड़तोड़ तैयारियों में जुटी हुई है, कमर पूरी तरीके से कस ली है।
हालांकि अन्य विपक्षी दल भी इस बात का दावा कर रहे हैं कि वो तैयारी में जुटे हुए हैं, उनके कार्यकर्ता, उनके नेता लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश का सियासी समीकरण को समझने की कोशिश करें तो क्या कुछ कहता है आपका नजरिया? योगेश भाई, दरअसल 2014 की अपर्ण जीत के बाद सबसे ज्यादा उसका असर कहीं पड़ा तो उत्तर प्रदेश पड़ा है। 2017 में सरकार बदल जाती है, 2019 में केंद्र सरकार रिपीट हो जाती है और 2022 में अप्रत्याशित 37 साल बाद उसी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में भाजपा सरकार रिपीट करती है। अगर इसके मायने देखें, और ऐसा नहीं कि विपक्ष ने गठबंधन नहीं किया, ट्रायल नहीं किया, कांग्रेस का सपा से गठबंधन, बसपा से सपा का गठबंधन, लेकिन परिणाम अगर आप देखें तो 80 में 73 और 80 में 62। और भारतीय जनता पार्टी 2023 की शुरुआत में ही 4 दिन पहले देखिए, उन्होंने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में होने से पहले 1 किलोमीटर का मोदी जी का रोड शो होता है, नड्डा रिपीट होते हैं और रिपीट होने के बाद नड्डा चाहे बंगाल में हो या गाजीपुर बनारस में उनका दौरा लगता है और मिशन 80 की ओर भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही है। उसको पता है कि उत्तर प्रदेश से ही दिल्ली का रास्ता जाता है, तो जो उनके पास था उसकी चिंता करते हुए जो उनसे छूट गया था, खासकर गाजीपुर की बात कर ले क्योंकि जी, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा का चुनाव हो, और चुनाव जैसे आपका सवाल बड़ा अहम था, उसको पता नहीं क्यों टाल गए। सवाल अहम था कि मायावती क्यों गुड्डू जमाली, क्यों मुख्तार के परिवार से, क्यों अतीक के परिवार से, क्यों दक्षिण में मुस्लिम से, उसके पीछे कारण है। देखिए, दरअसल अखिलेश विपक्ष का चेहरा उत्तर प्रदेश में बन चुके हैं। मायावती 0 से 10 तक पहुंचती जब अखिलेश का गठबंधन होता है और विधानसभा में उनका कहीं कोई करिश्मा, कहीं कोई चमत्कार नहीं रहता है। लेकिन वो भी तो भारतीय जनता पार्टी के जीत का या मिशन 80 का एक वजह बन सकती है अगर वोट कटेंगे। जैसे मैनपुरी का जिक्र हो रहा था, रामपुर का जिक्र हो रहा था। योगेश जी, लगभग देश की आजादी के बाद अगर 2 बार हम छोड़ दें तो आजमगढ़ का जो किला रहा है, डम्पी और मोहसिना किदवई को छोड़कर के यादव जाति का वहां पर सांसद होता रहा, पार्टी भले कोई और रही हो। मैनपुरी की रही बात, मैनपुरी से तब भाजपा नहीं जीत पाई जब 80 में 73 उसका फिगर पहुंच गया था। इसलिए आपके सवाल को या इस विषय को समझना पड़ेगा कि पश्चिम में और पूर्वांचल में, पूर्वांचल से शुरुआत क्यों हुई, क्योंकि इस 2022 के चुनाव में पूर्वांचल में आप देखिए बहुत सारी सीटें, या ये कहिए कि अफजाल मुख्तार, या उन चर्चा करिए कि 2014 में जहां पर अभी गवर्नर हैं, एलजी हैं सिन्हा साहब जी, वो लगातार सांसद होते रहे, वो 2019 चुनाव हार जाते हैं। तो भाजपा को ये पता है कि कमजोर कड़ी कहाँ है, उसको कैसे ठीक करनी है, और विपक्ष की यही पर एक बड़ा अहम सवाल हो जा रहा है। देखिए, अगर मनोज सिन्हा जी का हम भी जिक्र करें तो उन्होंने काम भी कराया, ऐसा नहीं है। बावजूद इसके, क्योंकि मैंने उनके क्षेत्र का भ्रमण किया, चुनाव भी मैंने कवर किए, अगर ये देखा जाए कि बाहुबलियों का जो मतदाताओं के बीच पैठ होती है, हमने बीएसपी सुप्रीमो का इसीलिए जिक्र किया कि अब अभी जैसे मैंने जिक्र किया कि अब जिनको शामिल कराया जा रहा है बीएसपी में, ऐसा तो है नहीं कि इनको केवल निमंत्रण दिया जा रहा है या इनको पंक्ति में बैठाल करके खाना खिलाया जाएगा। जाहिर तौर पर चुनाव लड़ाया जाएगा और कहीं ना कहीं चुनाव लड़ने की आशंका ये लोग कहीं ना कहीं जो उम्मीद है वो लगाए बैठे हुए हैं। समाजवादी पार्टी के जो दिग्गज नेता हैं वो उम्मीद लगाए तो बैठे हैं, लेकिन अखिलेश यादव की तरफ से कोई इशारा नहीं। तो जाहिर तौर पर उनकी नाराजगी अगर बढ़ेगी तो क्या आने वाले समय में बीएसपी अपने आप को जो स्टैंड कर पाएगी? जो बीएसपी सुप्रीमो दावा कर रही है कि अब आने वाले समय में वो अकेले चुनाव लड़ेंगे, किसी का साथ नहीं चाहिए उनको। योगेश भाई, दरअसल क्या है कि सबको तो ना टिकट दिया जा सकता ना सबको जोड़ा जा सकता है। जो नाराज लोग होते हैं या जिनको टिकट नहीं मिलता है, कहीं न कहीं वो सभी राज्यों में दूसरी पार्टियों की तरफ रुख करते हैं। लेकिन जैसे आपने जिक्र किया प्रयागराज का, मैं सन 83 अतीक अहमद को और उनके परिवार को, उनकी राजनीति को, उनकी विधानसभा को देखता रहा हूँ, क्योंकि हम प्रयागराज से हैं और भले आज कलकत्ता में आपसे डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन मेरा ये कहने का है कि ये कुछ परिवार ऐसे थे, दबंग थे, बाहुबली थे, माफिया थे, लेकिन उसके बावजूद भी ये उसी पार्टी के साथ होते थे जो जिताऊ होती थी या इनकी वजह से पार्टी जीता करती थी। एक दौर था उत्तर प्रदेश में जब ये नेता माफिया पाला करते थे, बाद में माफियाओं को ये लगा कि हम खुद भी नेता बन सकते हैं, माननीय हो सकते हैं, तो वो प्रदेश से लेकर के दिल्ली तक का सफर भी किए, कई तो मंत्री भी बने। लेकिन परिस्थितियां बदल गई हैं। 2012 के बाद 2017 के पहले 2014 में प्रदेश या देश ने यह तय किया कि बाहुबलियों को कम जिताना है। ठीक है, सारे खत्म नहीं हुए लेकिन कुछ कम हुए, लेकिन उसमें गाजीपुर रह गया, चाहे विधानसभा स्तर पे हो चाहे लोकसभा स्तर पे हो। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की चुनौती है। और रही बात अखिलेश जी को, कम से कम विगत 3 चुनाव का अनुभव से आगे वो गलतियां नहीं करनी चाहिए जो विपक्ष गलती करता रहा है।
शशिकांत जी, बड़ी चुनौती है। देखिए आप ये कह रहे हैं ठीक है, और हमारे साथ भुवन जोशी जी बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं कि अब वो मैनपुरी के मॉडल को लेकर के जाएंगे, मैनपुरी में किस तरीके से उन्होंने जीत दर्ज की है इस, और अब जो उनका कार्यकर्ता है समाजवादी पार्टी का, वो जन जन तक पहुंच रहा है, और आपके कामों की नाकामियों को जो है, जो आपने नहीं किए हैं, जो वायदे किए थे, अक्सर ही चर्चाओं में कहा जाता है, हालांकि आज अभी भुवन जी नहीं बोले क्योंकि अभी समय कम था, तो इस वजह से उन कामों को, उन चीजों को पहुंचाने का काम किया जा रहा है। आने वाले में कह रहे हैं बड़ी मुश्किलें बढ़ जाएंगी आपकी। तो देखिए, भुवन जी के कहने का जो अर्थ मेरे समझ में आ रहा है कि पूरे प्रदेश से सिमट कर ये मैनपुरी में सिमट गए हैं, तो यही कहना चाह रहे हैं कि हम तो पूरे प्रदेश से सिमट गए, एक ही सीट में हम दम लगाएंगे, यही मैनपुरी मॉडल है, वही मैनपुरी को बचाएंगे, फिर से वही मैनपुरी बचाएंगे। क्योंकि अब ये आजमगढ़ भी भूल गए हैं, कन्नौज भी भूल गए हैं, पूरा प्रदेश भूल गए हैं। केवल एक सीट मैनपुरी बचाने में इनकी पूरी ताकत लगेगी, पूरा इनका अध्यक्ष परिवार लगेगा, पूरी पार्टी लगेगी। एक बात है। दूसरी बात, अभी जो मनोज मिश्रा जी चर्चा कर रहे थे, जो इशारा कर रहे थे मुस्लिम नेताओं को जिस तरीके से मायावती ले रही हैं, आपका प्रश्न भी था, तो उस पर मैं एक लाइन ये कहना चाहूंगा कि देखिए, समाजवादी पार्टी का नेतृत्व, जो भी नेतृत्व है, उससे मुस्लिम नेता भी, मुस्लिम भी मायूस हुए हैं। तो उसमें संभावना दिख रहा है मायावती जी को, मायावती को संभावना ये दिख रहा है कि ये तो अब अखिलेश यादव को अपना नेता मान रहे हैं और घर बैठ रहे हैं और मायूस हो रहे हैं, चलो हम भी इसी में हाथ आजमा लें, उनको भी बुला लें, इसको भी बुला लें। तो वो एक सिग्नल है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो मुसलमान MOI के ये लोग नेता होते थे, मुलायम सिंह जी भी दावा करते थे MOI के नेता हैं, ये लोग भी पार्टी दावा करते थे, तो अब वो भी नहीं रहा, वो भी गढ़ इनके हाथ से निकल रहा, वो लोग रह गया। शशिकांत जी, देखिए, केवल मुस्लिम, अगर मुस्लिम मतदाताओं का जिक्र करें तो अब आपकी भी नजर टिकी हुई है। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा वो तो आपको याद होगा ना। अब तो मुझे लगता है कि आप भी उस वोट बैंक पर नजर गड़ाए बैठे हुए हैं। सक्रियता नहीं योगेश जी, सख्त संदेश दिया गया है। नहीं योगेश जी, भारतीय जनता पार्टी का नजर वोट बैंक पे नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को जो आदरणीय मोदी जी ने कहा कि वो सेवा भाव से कहा है कि हम सेवा भाव, ठीक है, आप सेवा भाव, बाकी सब वोट बैंक की राजनीति। भुवन जी, वो हाँ, वो वोट बैंक का नारा नहीं है, वो ठीक, समझ गया आपकी भावनाओं को मैं समझ गया। तिवारी जी, भुवन जी, अब तो मुस्लिम वोट बैंक पर सबकी नजर है, पिछड़ों पर भी सबकी नजर है। इनकी जो विभाजनकारी नीति है, डिवाइड एंड रूल की, जाति में तोड़ो, धर्म में तोड़ो, वर्गों में तोड़ो, ये पूरा सब समाज समझता है इसको, और पूरा देश और प्रदेश इनकी नीति को समझता है। पूरे चुनाव में 80-20 का नारा लेके जो चुनाव में कूदे, उनकी नीति और नीयत सारा प्रदेश और देश जानता है, और अल्पसंख्यक समाज तो इन्हें बहुत अच्छे से समझता है। 403 विधानसभा में एक अल्पसंख्यक भाई को ये लोग टिकट के लायक नहीं समझते। भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कहते हैं कि आपकी कोई हिस्सेदारी नहीं होगी। 403 विधायक में से एक अल्पसंख्यक व्यक्ति उत्तर प्रदेश में इनकी नजर में योग्य पात्र नहीं है, सब अयोग्य पात्र है। भुवन जी, यहाँ पर एक चीज समझने वाली चीज है, वो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे BSP हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, कैंडिडेट को उसी मैदान में उतारती है जो जिताऊ होती है, जिसको लगता है कि ये सीट को जीत करके पार्टी के खाते में झोली में ला करके डाल देगा। मैं उसी विषय पर आ रहा हूँ, जो हमारे साथी अभी हमारा उपहास बढ़ाने का काम कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के, वही मैनपुरी के लोगों ने इनको बैरिंग वापस कर दिया। लगभग 3 लाख से हमारी कैंडिडेट जीती है, और इसके साथ साथ खतौली भी हम जीते हैं। निश्चित तौर पर मैं कहना चाहता हूँ, जो मैनपुरी का मॉडल है, और मैनपुरी का मॉडल क्या है, या तो ये समझना नहीं चाहते, या विपक्ष को कमजोर समझते, कमजोर विपक्ष है। इनको ना समझाइए भुवन जी, आप इनको मत समझाइए, आप जनता को समझाइए, क्योंकि बीजेपी को समझने का कोई मतलब जनता समझी हुई है, तब आपका फायदा होगा। जनता तैयार है, जनता ने मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी की नफरत की राजनीति का अंत केवल माननीय अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी। मनोज मिश्रा जी, आखिरी कमेंट आपका, बहुत कम शब्दों में। जी,
योगेश भाई देखिए, मैं आपको उस सवाल पर रह गया मुस्लिम और जिसका जवाब दोनों लोगों ने दिया। दरअसल पश्चिमी उत्तर प्रदेश हाँ। 2022 के चुनाव से पहले जिस तरीके से किसान आंदोलन बहुत सारी चीजों पे कयास लगा रहे थे, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि मुस्लिम मतदाता जहाँ थे वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी को जीत भी मिली और वोटा परसेंटेज बढ़ा है। बिल्कुल। जब ये बदलाव आता चुनाव में या चुनाव परिणाम में, तो कोई भी पार्टी हो वो विचार करती है। और आपका सवाल बिल्कुल सही था कि देखिए पार्टियां उन्हीं को कैंडिडेट बनाती है जो जीतने लायक होते हैं। तो इस उम्मीद से उनको लगता है कि अगर हम जो अछूता वर्ग हमारे लिए था वोट देने में बाकी चीजों को लेकर के, सामाजिक कार्य या सरकार के तौर पर तो कार्य पूरे देश के लिए होता है, सब जनमानस के लिए होता है। तो अब एक उम्मीद जगी है और उस उम्मीद को लेकर के मोदी जी और नड्डा जी, अमित शाह या प्रदेश में योगी नेतृत्व में काम भी हो रहा, चर्चा भी हो रही, बात भी हो रही है। अब मुस्लिमों को जोड़ करके उनको राजनीति में आगे लाने की बात भाजपा कर रही है। मुझे लगता है 2024 चुनाव से पहले बहुत सवालों का जवाब मिल जाएगा। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया भुवन जोशी जी, डॉक्टर शशिकांत तिवारी जी, मनोज मिश्रा जी, आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य कीमती समय हमें देने के लिए। तो लगातार अब जिस तरीके से 2024 की तैयारियों को लेकर के सारे राजनीतिक दल सक्रिय नजर आ रहे हैं और सभी राजनीतिक दल अपनी पूरी ताकत झोंकने में अभी से लग गए हैं और आज इसकी शुरुआत, इसकी आगाज शंखनाद भारतीय जनता पार्टी ने पूर्वांचल से कर दी है। चर्चा में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।